Hello everyone and welcome you to virtual classes. I'm Anisha. So today in this video we are going to start another new chapter of your new social science textbook of class 6, that is chapter number 4, timeline and sources of history. This is your theme B. Okay, next unit, that is the theme B. Here we are going to start from your theme B. So this deals with history. Okay, this deals with history. This section will deal with history. So here we are going to learn about our history. So first, before learning about our history, we are going to understand the timeline. Okay, हमें इस चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थीम बी, जो कि अगला भाग है आपकी सोशल साइंस बुक का, क्लास 6 सोशल साइंस बुक का। तो ये इस भाग पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले टाइमलाइन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि टाइमलाइन को कैसे करके पढ़ते हैं और उसके बाद इसके सोर्सेस को जानेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जानने के लिए हमें क्या जानना होता है, हमें सोर्सेस। क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसको पढ़ के, जैसे कि हो गया, जैसे कि आपको किसी भी किताब को पढ़ के आपको अपने हिस्ट्री के बारे में पता लग सकता है, किसी भी कल्चर के बारे में पता लग सकता है, किसी भी, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्सेस जिसको माना गया है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, और आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सकवेशन के हिसाब से क्या क्या हमें मिला, कौन से टूल्स मिले, कौन से वेपन्स मिले, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे सोर्सेस हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आपके को देखिए, ये एक इमेज दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये एक म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम है। ठीक है, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो ये म्यूज़ियम में क्या होता है, सच म्यूज़ियम प्रिजर्व्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट सच एज स्टेच्यूज, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, ऑल ऑफ विच हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। तो यहाँ म्यूज़ियम में, यहाँ पे जो हमारे पास से जितने भी हमें पास्ट के हमारे चीज़ें हैं, जैसे कि स्टेच्यू है, कॉइन्स हैं, ऑर्नामेंट्स है, टूल्स है, वेपन्स है, या किताबें हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे इस म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री को दर्शाता है कि नहीं, क्योंकि अगर इसके बिना हमारे हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है नहीं, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रूफ भी हो जाता है कि ये, चलो, ये सब चीज़ हुआ था हिस्ट्री में। तो ये सब यहाँ पे इस म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और ये कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ 3 बड़े क्वेश्चंस जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी मेज़र हिस्टोरिकल टाइम। तो हम हिस्टोरिकल टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, जो कि हमारा टाइमलाइन के टॉपिक में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। सोर्सेज हमें कैसे मदद करते हैं हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में। हाउ डज दिस वेरियस सोर्सेज विच आर बीन फाउंडेड, ओके, स्पेशली बाय द आर्कियोलॉजिस्ट और बाय सम बुक, बाय इंस्क्रिप्शन, बाय स्टेच्यू और सम वेरी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। एंड हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव, नॉट लाइफ, लिव। तो पहले के जो मानव है वो कैसे रहते थे, जो एंशियंट ह्यूमन बींग्स है वो कैसे रहते थे, कहाँ पे रहते थे, फर्स्ट सेटलमेंट कहाँ पे हुआ उनका, कैसे टाइप के क्रॉप उन्होंने ग्रो किए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में, इस सेक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक वो जो है, हाउ डू वी लर्न अबाउट दी पास्ट। हम पास्ट के बारे में हम कैसे लर्न करेंगे। इससे पहले हम पास्ट के बारे में जाने, हमें डेट्स के बारे में अच्छे से जानना होगा, है कि नहीं, कि टाइमलाइंस के बारे में अच्छे से जानना होगा। तो उस बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहले हम देख लेते हैं, थिंक अबाउट इट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इसको देख लेते हैं, जो कि आपको करना है। ठीक है, what is the earliest memory you can recollect? Do you remember how old you were at that time? Those memories together are a part of your past, maybe going for 5 or 6 years back. देखिए, आपको ऐसी कौन सी सबसे पुरानी चीज़ है जो आपको याद है, और जो चीज़ ये जब हुआ था, जो जिस चीज़ के बारे में आप याद कर रहे हो, तब आप कितने साल के थे। तो जब आप ये चीज़ें याद कर रहे होते हैं, जो कि 5 या 6 साल पहले हो, या 1 या 2 साल पहले हो, या 1 या 2 महीने पहले भी हो, वो सब क्या हो गया है, वो सब पास्ट हो गया। वो क्या है, आपका हिस्ट्री है। तो यानी कि जो 5 मिनट पहले हो चुका है, ठीक है, जो अभी 5 मिनट जस्ट पहले हमने चैप्टर को स्टार्ट किया है कि नहीं, तो वो भी एक क्या हो गया, एक हिस्ट्री हो गया, वो भी एक पास्ट हो गया है ना, टाइम चला गया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हिस्ट्री का मीनिंग क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। जो पास्ट के बारे में जितना भी हम पढ़ते हैं, पास्ट के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। और हम पास्ट के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि पास्ट के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपना प्रेजेंट अच्छा कर सके। देखिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक
अंडरस्टैंडिंग द पास्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वर्ल्ड। तो ये आप अपना जो भी आपका सोच है इसके क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के हिसाब से वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरे हिसाब से ये है कि हम पास्ट के बारे में अंडरस्टैंड इसलिए करते हैं ताकि जो गलतियां हमने पास्ट में की है वो हम प्रेजेंट में ना दोहराएं, या तो कोई अच्छी चीज़ हमने पास्ट में की है तो उसको हम जारी रखें ताकि हम अपना प्रेजेंट को भी अच्छा कर सकें, और अगर प्रेजेंट अच्छा होता है तो फ्यूचर भी अच्छा होता है। तो पास्ट के बारे में सब पढ़ना समझना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें भी पता लगना चाहिए कि हमारे पहले क्या हुआ था, ह्यूमन बींग्स कैसे आए थे, कौन सी कैसे लाइफ इवॉल्व हुआ था, कैसे सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, ये सब जानने की हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि रहती है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना था, हमें हिस्ट्री पढ़ना होता है। तो हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, पास्ट के बारे में जानते हैं ताकि हम अपने आप को, अपने कल्चर को अच्छे से और जान सकें, ठीक है। सो यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट द अर्थ हैज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। देखो अर्थ का एवोल्यूशन बहुत बिलियन साल पहले हुआ है। यहाँ पे आगे एक चार्ट दिया गया है, इस पे आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। एक टाइमलाइन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि सबसे पहले क्या इवॉल्व हुआ है। देखो अर्थ ही है ऑब्वियसली, तो अर्थ जो है बहुत ही सालों पहले इवॉल्व हुआ है। तो ये इसके बारे में कैसे इवॉल्व हुआ है, क्या है, इन सेल्स के बारे में, तो ये आप कहाँ पे पढ़ोगे, साइंस में पढ़ोगे, ठीक है। तो ऑफ विच वी ह्यूमन ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट द मोस्ट रिसेंट। तो ह्यूमन बींग्स की जो हमारी डेवलपमेंट हुई है, जो ह्यूमन बींग्स की जो एवोल्यूशन हुई है, ये अर्थ के सामने, अर्थ के डेवलपमेंट के सामने, अर्थ के डेवलपमेंट के हिस्ट्री के सामने कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा हिस्सा, एक टाइनी सा पार्ट है। तो हम इस टाइमलाइन को देख के थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जो लाइट ब्लू कलर में दिया गया है ये क्या दर्शाता है, बिलियन ईयर्स अगो, जो कि बिलियंस ईयर्स पहले हो चुका है, ठीक है। और ये जो डार्क ब्लू में है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये क्या दर्शाता है, मिलियन ईयर्स अगो। और जो ग्रीन कलर का है, जो ये हिस्सा है, ये ईयर्स अगो। तो आइए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपना चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर के आगे बढ़ने से पहले। तो यहाँ पे देखो ये एक टाइमलाइन है, ठीक है। फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 4.54 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ये बिलियन ईयर्स अगो होगा। तो ये अर्थ का इवोल्यूशन तब हुआ, देखो इतने सालों पहले हुआ है कि नहीं। 4.54 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन अरबों साल पहले, अरबों साल पहले, कितने अरबों साल पहले, 4.54। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर फर्स्ट सेल का एवोल्यूशन हुआ, इसी बीच में हुआ, 4.54 और 2.33 बिलियन के बीच में ही ये पहला सेल का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो सेल के बारे में भी आप डिटेल में साइंस में पढ़ोगे। तो उसके बाद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं आज, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो ह्यूमन बींग्स का ज़िंदा रहना ही इम्पॉसिबल है कि नहीं। तो ये कब इवॉल्व हुआ, ये हुआ है 2.33 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया भी बहुत पहले ही आ गए थे, ठीक है। ये बैक्टीरिया, ये यहाँ पे इमेज यहाँ पे दिया हुआ है, ये कब हुआ, 1 बिलियन ईयर्स अगो पे, ठीक है, 1 बिलियन ईयर्स अगो। तो उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, मिलियंस वाले सेक्शन में आ जाते हैं। मिलियंस वाले में क्या क्या है, स्पॉन्जेस एंड फंगी। तो फंगी ये देखो जो इस तरीके से होता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में भी इसके बारे में, है कि नहीं। तो ये कब इवॉल्व हुआ, 1 बिलियन और 700 मिलियन के बीच में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोरल, जो पानी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये हुआ है 700 मिलियन ईयर्स अगो के बीच उस पर। और उसके बाद आ जाता है फिश वर्टिब्रेट्स मतलब जिसके बैकबोन रहता है, जिसके बैकबोन में स्केलेटन, ये हड्डियाँ रहती है, ठीक है। वरना इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसका कोई बैकबोन वो नहीं होता है ना, जिसे कुछ भी उनके पास पीछे, जैसे हड्डी है हमारे पास एक पीछे एक अच्छे से बैकबोन है ना, तो अगर ये बैकबोन नहीं है तो हम खड़े हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो वैसे ही फिश के भी वर्टिब्रेट्स, ये वाले इवोल्यूशन कब हुए थे, तो ये हुआ था, ये 500 और 300 मिलियन ईयर्स के बीच में हुआ था। उसी बीच में शार्क का भी हुआ, और उसके बाद रेप्टाइल्स का हुआ। देखो डायनासोर्स के बारे में आपने सुना ही होगा ना, कि ह्यूमन बींग्स से पहले, बहुत सालों साल पहले, मिलियंस एंड मिलियन ईयर्स से पहले
जैसे कि 300 मिलियंस साल पहले, ठीक है, 300 साल पहले, 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था, डायनासोर्स रहते थे और वो अपने आप ही सारे ख़त्म हो गए। और उसके बाद क्या हुआ था, धीरे धीरे मैमल्स का स्टार्ट हो गया था, है कि नहीं बोलते कि डायनासोर्स के बाद बर्ड्स आ गए, फिर उसके बाद क्या आ गए, मैमल्स आ गए। तो मैमल्स के अंदर ही हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। और जब सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन हुआ था वो ऐसा नहीं था कि जो हम आज के टाइम में है ना, कि ये थोड़ा ये मॉडर्न वाला है, ये होमो सेपियंस वाले ग्रुप में हम आते हैं। होमो सेपियंस तो कब हुआ था, देखो ये इस साल में ही हुआ था, हम इसके बारे में भी देखेंगे। तब ये क्या हुआ था, हम एप्स के तरह थे, वो बहुत ही फीचर भी हमारा अलग था, हमारे दांत के पोजीशंस हमारे अलग थे, हमारा स्ट्रक्चर अलग था, ठीक है, तब जो ह्यूमन बींग्स थे तब के टाइम के। उसके बाद क्या हुआ, फिर 100 मिलियंस पहले, 100 साल पहले, 100 मिलियंस ईयर्स पहले फ्लावर्स और बीज भी आने लग गए। और उसके बाद क्या हुआ, ये ग्रीन वाला पोर्शन आ गया, ये ईयर्स में आता है, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या हुआ, देखो 1 मिलियन साल पहले, ठीक है, ये 1 मिलियन साल पहले किसकी इवोल्यूशन आई, प्रीमेट्स की इवोल्यूशन आई। प्रीमेट्स का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत जैसे स्मार्ट एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि एप्स हो गए, मंकीज़ हो गए, ठीक है, ये थोड़े से स्मार्ट थे। मतलब ये जैसे कि ह्यूमन बींग में जैसे सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट एनिमल के कैटेगरी में आते हैं ना, तो वैसे ही स्मार्ट एनिमल के एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था कब, 1 मिलियंस ईयर्स अगो पहले, ठीक है। और इसके बाद 10 मिलियन पहले हमने फायर को यूज़ करना जाना, फायर का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद आया 3 मिलियंस पहले, ठीक है, 300,000 साल पहले किसकी डेवलपमेंट हुई, फिर ये होमो सेपियंस, जो आज के टाइम में जो आपको मनुष्य दिखते हैं, है ना, जो वाइस मैन है, तो ये सारे जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये इनकी इवोल्यूशन कब हुई, ये 300 सो ये 300 हज़ारों साल पहले किसका डेवलपमेंट हुआ, तब होमो सेपियंस आए। उसके बाद फिर 6500 के टाइम पीरियड में क्या डेवलप हुआ, राइटिंग का डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो ये सारे यहाँ पे सारे चीज़ों के बारे में मेंशन नहीं है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस के बारे में, इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में ही मेंशन है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, टाइमलाइन ऑफ ए फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इस टाइमलाइन को हमने देख लिया और जान भी लिया, तो आगे हम बढ़ते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एज वेल। So many people study the history of the earth. Some of them are trained to uncover the secret left beneath the earth's surface and help us learn about its past and also our past. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं, लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे जियोलॉजिस्ट है, पैलेंथियोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट है, ये सारे ट्रेंड है, ठीक है। ये सारे लोग क्या है, ट्रेंड है, किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए, अर्थ के हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए, लोगों की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए। तो हम एक एक करके इनको हम जानेंगे, ठीक है। तो जैसे इनके मदद से ही इन जैसे ये है ना, ये ग्रुप्स है, स्पेशली ये आर्कियोलॉजी जो आर्कियोलॉजिस्ट जो ये हिस्ट्री में, हिस्ट्री के सोर्स के अंदर ये आते हैं। तो ये इनके एक्सकेवेशन से, इनके खुदाई से जो भी मिलता है, जैसे टूल्स, वेपन, बहुत कुछ मिलता है कि नहीं पुराने ज़माने का, तो उसको ये फिर स्टडी करते हैं अच्छे से कि ये कितने साल पहले है, सारे ये जैसे सारे टूल्स को इकट्ठा करते हैं, फिर देखते, ऑब्जर्व करते, बहुत ही जैसे अच्छे से देखते, क्योंकि हमें पता तो है नहीं क्योंकि तब क्या हुआ था, क्योंकि कोई भी ऐसा ज़िंदा है नहीं ना तब के टाइम का, तो ये खुद ही पता करते अच्छे से पढ़ के। तो ये इनकी मदद से ही हम अपने हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और आज हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं, ये जो 4 ग्रुप्स है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो ऑब्जर्व दिस 4 पिक्चर्स एंड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड फ्रॉम टॉप टू लेफ्ट। सो पहले हम देख लेते हैं जियोलॉजिस्ट के बारे में। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, study the physical features of the earth like the soil, stone, hills, mountains, rivers, seas, oceans and others such part of the earth। देखो यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये पत्थर को ही लेके कुछ ऐसे स्टडी कर रहा है ना, तो ये क्या करते हैं, जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, मिट्टी हो गया, हमारे पत्थर, हिल्स, माउंटेन्स, पानी, ओके, सी, सागर, इन सब के बारे में ये पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, जो हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो उस पर हमने क्या देखा था कि हिमालयन माउंटेन्स जो है, जो यंग माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, वो कैसे पता चला हमें यंग फोल्ड माउंटेन है, तो ये जियोलॉजिस्ट के मदद से हमें पता चला, इनके स्टडीज़ के बाद ही ये सारा कुछ सामने आया और हम बोल सकते हैं कि चलो हिमालयन माउंटेन्स जो है वो यंग माउंटेन्स है, और जो अरावली माउंटेन्स है वो बहुत सारे वर्ल्ड के सबसे पुराने माउंटेन्स में गिने जाते हैं। तो ये सब जियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं और हमें पता लग जाता, हमें बताते हैं, ठीक है, मतलब हमें और हम इनके बारे में पढ़ते हैं।
So with the help of geologists, okay, we came to know as they study the physical features of the earth, so we came to know about the soil, stones, they study properly, they do a proper research on it, and we came to know, okay, how many years old the stone is, or how many years old the tree is, or how many years old the mountains are. Okay, so for example, like we have studied in our previous chapter also about the Himalayan mountains, and those are very young fold mountains. So how do we know that they are young fold mountains? Because with the help of the geologists we came to know that as they are studying the physical features of the earth. All right, so next group is paleontologists. So here they study the remains of plants, animals and humans from millions of years ago in the form of fossils. So fossils meaning is impressions of footprints or parts of plants or animals that are found preserved within layer of soil or rocks. See, paleontologists are those, they study the remains of plants, like they will be studying the remains of plants and animals which are buried, okay, which are buried deep inside the earth. That means they have extinct. Okay, these plants, animals are no more. These plants, animals and humans, they are no more, and they are studying about those plants and animals which are no more, and they have converted in the forms of fossil, because they are studying about the plants and animals which existed millions of years ago. And as plants, animals and humans decomposed very easily, isn't it? Within time they will be decomposed, and they will be deep down, buried deep down on the soil, and they become fossil, they turn into fossils. So these paleontologists, they used to study these fossils. Here in the picture also you can see. Okay, so next group is anthropologist. So here they study human society and cultures from the oldest time to the present. So ये जो anthropologist होते हैं, ये क्या करते हैं? कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, हमारे ओल्डेस्ट कल्चर से लेके प्रेजेंट कल्चर के बारे में तक पढ़ते हैं. जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है ना इमेज में, ये इस लेडी से बात कर रही है, तो ये क्या हो रहा होगा, इन दोनों के बीच में बात, कल्चर्स के बारे में बात हो रहा होगा. ये पूछ रही होंगी इस लेडी को कि अच्छा आपके पापा के टाइम में क्या होता था, आपके मम्मी के टाइम में क्या होता था, आपको कुछ ऐसा कुछ याद है या नहीं, इवेंट्स के बारे में याद है या नहीं, कोई फेस्टिवल्स के बारे में याद है या नहीं. ठीक है, तो ऐसे कल्चर्स के बारे में ये पढ़ते हैं, कौन? एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ठीक है, तो नेक्स्ट आ गए आर्कियोलॉजिस्ट. स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल लेफ्ट बिहाइंड, सच एज टूल्स, पॉट्स, बीड्स, फर्नीचर्स, टॉयज, बोन्स, teeth of animals and humans, burned grain, parts of house or bricks, or among others. So these archaeologists are those who used to study the past, and these are also one of the important sources of history. Okay, because through their excavation we have came to know about so many things, because after excavating they find so many tools and pots and beads, and collecting them they will be studying, and they will be placing that okay, this much years old, and during this time this type of practice was followed, this language was followed, this language was spoken, this culture was followed. So they try to study all those things. So archaeologist को कौन होते हैं? जो ज़मीन की खुदाई करके हमारे पास्ट के बारे में, पास्ट के पीपल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उनके रिमेन्स को देख के, जैसे हड्डियों को देख के, स्केलेटन्स वगैरह के रिमेन्स होते हैं, प्लांट्स के रिमेन्स को देख के, एनिमल्स के रिमेन्स को देख के, और कुछ टूल्स, पोर्ट्स वगैरह, फर्नीचर्स उस टाइम के जो बहुत पहले पाए जाते थे. ठीक है, तो उनके टॉयज़ के बारे में, टॉयज़ को देख के भी वो प्रिडिक्ट कर सकते, मतलब वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा उस टाइम पे ऐसे टाइप का टॉय खेलते थे, तो इस टाइप की चीज़ें भी इन्वेंट हुई होगी, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, व्हील्स. ठीक है, जो बुलक कार्ट्स है, तो बुलक कार्ट्स की भी एक छोटी सी टॉय हमें मिली थी इंडस वैली टाइम की, इंडस वैली सिविलाइजेशन में. तो उस टाइम में ये क्या पता लग गया था, अच्छा ठीक है, तब बुलक कार्ट्स भी इन्वेंट हो गए थे. तो ऐसे करके ये बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, टीट्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के टीट्स के बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि बहुत सालों पहले पिग्स के टीट्स काफ़ी बड़े रहते थे, वाइल्ड पिग्स के टीट काफ़ी बड़े होते हैं, और जो घर में टेम्प्ट किए गए पिग्स होते हैं उनके टीट्स में काफ़ी, दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है. ये सब चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है? आर्कियोलॉजिस्ट के स्टडीज़ के बारे में बताता है. तो ये हमें क्या मदद करता है? हिस्ट्री को जानने में मदद करते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हाउ इज़ टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री. तो हम अब टाइम मेज़रमेंट को, टाइम मेज़र कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं एरा के बारे में. एरा, देखिए एरा का मतलब क्या होता है? एरा का हिंदी वर्ड है युग. जैसे हम बोलते हैं ना कलयुग, सतयुग, ये सब कुछ युग, एक युग चला जाता है, ऐसा बोलते हैं ना, तो एरा वही है. ठीक है, अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम.
So each society and culture has its own ways of measuring the time. Major events such as the birth of an important person और द स्टार्ट ऑफ ए रूलर्स रेंज हैव ऑफन मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। तो हम बोलते हैं ना कि जब कोई एक युग का स्टार्ट होता है, जैसे कि महाभारत के टाइम में वो एक युग था, उसके बाद एक दूसरा युग स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो जब जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बर्थ के बारे में उसके बाद एक युग स्टार्ट हुआ, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। गौतम बुद्ध के बर्थ के बाद एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, वो इम्पॉर्टेंट इवेंट था जो कि कैलेंडर में मार्क हुआ, तो उसके बाद एक दूसरा युग स्टार्ट हो गया। या तो कोई रूलर्स के रूप जैसे कि अशोका है कि नहीं, तो उसके बाद उनके जन्म के बाद उनके शासन के बाद एक फिर नया युग स्टार्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। सो एट प्रेजेंट द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ओके, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड साइड बाय साइड. Hindu, Muslim, Jewish, Chinese and other calendars are also used for calculating the dates of festivals and other auspicious events. So what is this Gregorian calendar? So first let us understand ये Gregorian calendar क्या है, इसको पहले हम जानते हैं ये क्या है, फिर उसके बाद फिर हम टाइमलाइन के बारे में देखेंगे। देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है। द कैलेंडर, देखो जो कैलेंडर है ना, जो अभी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, ये जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं इसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है। जो हम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी है ये वाला कैलेंडर। और ये कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ है, ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ है जैसे कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद में ही जो भी टाइम है उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसका मतलब ऐसा एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में मीनिंग भी देख लेते हैं जल्दी से। सो द कैलेंडर नाउ यूज़ द वर्ल्ड ओवर, जो हम यूज़ करते हैं अभी, ठीक है। इट हैज़ 12 मंथ्स एडिंग अप टू 365 डेज एंड अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर्स। देखो इस कैलेंडर, जो कैलेंडर को हम अभी फॉलो करते हैं, इसमें लीप ईयर आता है ना, और कौन से मंथ में आता है लीप ईयर, हर मंथ फरवरी में आता है कि नहीं, हर 4 सालों में फरवरी में आता है। और कौन सा डेट ऐड कर लेता है, 29 ऐड कर लेता है। और 4 सालों में क्यों आता है, क्योंकि अर्थ को जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो तब कितना लगता है, एक साल होता है ना कि 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो ये 6 आवर्स को टाइमली हम ओमिट कर देते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं उस 6 आवर्स को, और हम क्या करते हैं, उस 6 आवर्स को 4 सालों में, जैसे 6 × 4 कितना हो जाता है, 24, तो ये पूरा एक दिन बना लेता है कि नहीं। तो इस एक दिन को हम कहाँ पे जाके ऐड करते हैं, फरवरी में जाके ऐड करते हैं। और कौन सा डेट में, 29। तो एवरी 4 साल में आपका लीप ईयर आता है कि नहीं। तो इस तरीके से फरवरी में हम ऐड कर लेते हैं। तो इसको, ये हम कौन से कैलेंडर के हिसाब से जा रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी है, ठीक है। सो हाँ, आपको आई होप आपको यहाँ तक तो अंडरस्टैंड हो गया होगा। हाउएवर सेंचुरी ईयर्स, फॉर एग्जांपल, जैसे सेंचुरी आता है ना, एक हज़ार सालों का, सेंचुरी मतलब 1000 सेंचुरी ईयर्स, ठीक है, हज़ारों सालों का, जैसे हज़ारों सालों और 100 सालों का, जैसे सेंचुरी होता है 100 साल, रीजन। तो 1800 से 1900 ईयर्स तक या 2000, ये आर लीव ईयर्स ओनली इफ़ दे आर मल्टीपल्स ऑफ 400। और जो सेंचुरीज़ का आता है, जैसे एवरी 100 सालों में आता है, तो ये लीव ईयर तभी कहलाते हैं, ये जो सेंचुरी, अगर ये 400 के मल्टीपल है। तो आप इन तीनों में से देख लो कौन सा 400 का मल्टीपल होगा, 2000 ही होगा। 400 × 5 2000 है कि नहीं। तो ऐसे करके 2000 एक लीप ईयर है। सो इन द 3 centuries years above only 2000 is a leap year। क्यों, क्योंकि 1800 और 1900 जो है 400 के मल्टीपल्स है ही नहीं। तो ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद क्या है, 12 मंथ्स हमारे हैं, जो कि इंग्लिश कैलेंडर हम भी बोल सकते हैं, इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है, जो हम फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि इसके साथ साथ हम हिंदू कैलेंडर और जीविश कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर, चाइनीज़ कैलेंडर को भी फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमें कोई फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करना होता है या कुछ करना होता है, क्यों, तो हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, मुस्लिम अपने मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से करते हैं। क्योंकि हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जाते हैं तो वो तिथि गलत आ जाता है, ठीक है। क्योंकि हर साल क्या आता है, आपने एक चीज़ नोटिस की हुई होगी, दिवाली जो है हर साल सेम ही डेट में नहीं आता, एक तिथि होता है उसका, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उसको बनाया जाता है। पंचांग उसको बोलते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे आगे जाके इस चैप्टर में। तो क्योंकि जैसे कि आपने एक एग्जांपल में देती हूँ, जैसे कि क्रिसमस,
हर साल क्रिसमस दिसंबर को ही होता है और हर साल क्रिसमस 25 को ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिसमस जो है फेस्टिवल उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही मनाया गया है। लेकिन हमारे हिंदू फेस्टिवल्स जो है, मुस्लिम फेस्टिवल्स जो है, या फिर ज्यूबिस के फेस्टिवल्स है, इन सब चीज़ों के लिए हम इस कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तिथि अलग होता है। हम सेम डेट को एवरी ईयर नहीं मनाते, हम तिथि के हिसाब से मनाते हैं कि नहीं। तो उस हिसाब से हमें हिंदू कैलेंडर, जो ट्रेडिशनल कैलेंडर आपके घरों में भी होगा, जैसे कि इसमें हिंदू कैलेंडर में बहुत सारे डिटेल्स भी दिया बहुत और ज़्यादा डिटेल्स दिया होता है, ठीक है। इसको सन और मून के अलाइनमेंट को, ग्रहों को लेके सब कुछ लेके इसको बनाया जाता है। जैसे कि इससे हमें पता भी लग जाता है कौन सा डे फुल मून है, न्यू मून कौन सा, अमावस कब है, एकादशी कब है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें हिंदू कैलेंडर से ही पता लगता है। तो लेकिन जनरली हम कौन से कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर और बाकी कैलेंडर के डिफरेंस। सो इन द वेस्ट the conventional year for Jesus Christ's birth has generally been taken as to be the starting point for this calendar। ये जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कब है? जीसस क्राइस्ट का बर्थ के बाद, ठीक है। और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा फॉलोड किया हुआ है। तो years are counted forward from this point forward, okay, and used to be marked with AD। तो आफ्टर जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जितने भी ईयर आए हैं, ठीक है, तो उसको हमें हम क्या ऐड करते हैं? एडी। तो एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, ठीक है। सो एन एब्रिविएशन फॉर अ लैटिन फ्रेज दैट रिफर्स टू द ईयर्स आफ्टर जीसस बर्थ। तो आफ्टर जीसस बर्थ हम क्या ऐड करते हैं? एडी। हावेवर दिस इज नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा, या इसको हम कॉमन एरा भी बोलते हैं नॉर्मली, और जनरली हम इसको सीई से डिफाइन करते हैं, ठीक है, एब्रिविएट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल 1947 द ईयर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस कैन बी रिटर्न एज 1947 AD। क्यों AD? क्योंकि 1947 कब आया? जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद ही ये स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये हमने ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम गए हैं, है कि नहीं। तो 1947 AD इसलिए लिखते हैं। तो समटाइम हम AD को आगे भी लिख सकते हैं, कैसे? AD 1947 और 1947 CE का मतलब कॉमन एरा। तो इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो पहले हुआ है, जीसस क्राइस्ट से पहले हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट। आपने भी सुना ही होगा उसके बारे में, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे। Similarly, the years before the conventional date for the birth of Jesus are counted backward, ठीक है। जो बैकवर्ड काउंट होने लगता है, जो पहले हुआ है, जो भी इवेंट हुआ है, पहले इवेंट जो भी हुए हैं उसको बैकवर्ड काउंट करने लगते हैं। and used to be marked with BC or before Christ, and they are now called before common era। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा, जो कि BCE बोल के हम इसको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 560 BCE इज़ एन अप्रॉक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का अप्रॉक्सीमेट ईयर कब है? 560 BCE। BCE क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि गौतम बुद्ध जो है जीसस क्राइस्ट से भी पहले उनका जन्म हुआ है। कितने साल पहले? 560 साल पहले, ठीक है। तो whom we will meet in chapter 7। सो गौतम बुद्ध के बारे में हम चैप्टर 7 में अच्छे से और पढ़ेंगे। सो कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स अगो दैट वाज। सो हम इसको भी सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हाउ मेनी ईयर्स अगो तो हम देख लिया ना कि इससे 560 तब बिफोर क्राइस्ट, लेकिन आज के हिसाब से कितने साल पहले, तो उसको भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इस लेट्स एक्सप्लोर बॉक्स के नीचे। तो उससे पहले हम एक टाइमलाइन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको भी एनालाइज कर ही लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मीनिंग था ऑस्पिशियस, जो आपके ऊपर था ना, तो उसका मीनिंग क्या? ऑस्पिशियस मतलब क्या? शुभ मुहूर्त, जैसे हम बोलते हैं ना, शुभ मुहूर्त, फेवरेबल और ब्रिंगिंग लक फॉर इंटेंस एंड ऑस्पिशियस बिगनिंग। कुछ भी हम कार्य स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी होता है तो हम एक शुभ मुहूर्त देख के कर लेते हैं ना, कि ऐसे जैसे माना जाता है कि आपको कुछ अगर ख़रीदना है या कुछ करना है तो आप ट्यूसडे या सैटरडे को मत ख़रीदना। कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो इस दिन में आपका शुभ मुहूर्त है। तो ऐसा जो शुभ मुहूर्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ऑस्पिशियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइमलाइन दिया हुआ है बिफोर कॉमन एरा का, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा जो BCE मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से पहले का एरा। तो यहाँ पे कुछ गैप्स भी है, तो ये गैप्स क्यों दिए इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे पहले है 300,000 BCE, उसके बाद 40,000 BCE। तब क्या हुआ था? फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक आर्ट इन दी वर्ल्ड, जो पत्थरों में जो कलाकारी करते हैं ये
इस कब आया था 40,000 नॉट 4,000 सॉरी 40,000 BCE कम बिफोर कॉमन एरा। उसके बाद फिर आइस एज आया। आइस एज आया, आपको पता है ना कि पहले अर्थ में सारा आइस से ढका हुआ था, पूरा का पूरा अर्थ जो है आइस से ढका हुआ था। धीरे धीरे जब वो सब मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ग्रासलैंड वगैरह आना स्टार्ट हुए, तब क्या हुआ, एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ, क्रॉप्स का डेवलपमेंट हुआ। तो उसके बारे में भी देखेंगे आपके हिस्ट्री में ही, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये 14,000 एरा BCE, तो इसी बीच में ये आइस एज है। तो ये एक टाइमलाइन है, सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, सिंस 300,000 BCE, कब तक, 14,000 BCE तक का। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि अगर सब कुछ इवेंट मेंशन करने लगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। तो हम एक कैलकुलेशन की बात कर रहे थे ना, तो उस कैलकुलेशन को हम देखते कैसे करेंगे, ठीक है। Such calculations are simple, देखो, but there is a catch. In the Gregorian calendar there is no 0 year. देखो, एक और चीज़ आपको याद करना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उस पर क्या है, आपको 0 ईयर नहीं दिखा देगा, सीधा वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से, 1 CE। CE मतलब कॉमन एरा, है कि नहीं, आफ्टर क्राइस्ट, AD, है ना, नॉट आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, विच इज़ कॉमनली नॉन एज AD ऑल्सो, दैट इज़ एनो डोमिनी। सो यहाँ पे 0 है ही नहीं, तो सीधा 1 से स्टार्ट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, द ईयर 1 CE फॉलोज इमीडिएटली द ईयर 1 BCE। मतलब ये देखो, जैसे ये टाइम लाइन है, यहाँ पे एक टाइम लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे हमें बताएंगे भी, जैसे ये बीच में जैसे हम 0 लगाते हैं ना बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 CE है, 1 CE स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे 1 क्या है, 1 BCE, ठीक है, 1 BCE, यहाँ पे कोई 0 नहीं है। तो ऐसे ये बिफोर कॉमन एरा, ये कॉमन एरा। तो यहाँ पे 1 CE के बाद क्या आएगा, 2 CE, है कि नहीं, यहाँ पे फिर क्या आएगा, 2 BCE, ठीक है। ऐसे ये बैकवर्ड होगा और ये फॉरवर्ड होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो पहले बताया गया था ना कि ये जो बिफोर कॉमन एरा है वो यहाँ पे ये बैकवर्ड होता है, और जो आफ्टर जो कॉमन एरा है वो क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। तो ये यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ड्रॉ ए सिंपल टाइम लाइन मार्किंग एवरी ईयर फ्रॉम 2 BCE टू 2 CE, जो हमने कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, हमने एक टाइम लाइन, चलो और अच्छे से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमने टाइम लाइन एक ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन पे, ड्रॉ अ सिंपल टाइम लाइन मार्किंग एवरी ईयर फ्रॉम 2 BCE टू 2 CE। तो यहाँ पे हम इसको बीच को हम क्या कर देते हैं, 1 CE कर देते हैं, ठीक है, और इसको 2 CE कर देते हैं, मतलब आफ्टर जीसस क्राइस्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर 1 BCE, ठीक है, BCE, और यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर 2 BCE, ठीक है। सो यू विल सी दैट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ईयर 0, यहाँ पे 0 है ही नहीं, ठीक ना, है ना। तो ओनली 3 years हैव बीन पास्ड, ओनली 3 year हैव बीन पास बिटवीन दोज 2 डेट्स। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 ही साल पास हुआ है बिटवीन ये 3 डेट्स के। देखो 1 2 3, है कि नहीं। So to calculate the number of years between a BCE date and CE date, you should add them but subtract 1 in the above case। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये 2 और ये 2 को हम ऐड कर लेते, 2 + 2, जो ये यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है 2 और 2 प्लस कर दिया, और उसके बाद हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो हमें क्या मिलता है, 3, जो कि हमने यहाँ पे टाइमलाइन को में भी देख के हमने कर लिया था, है कि नहीं, जैसे 1 2 और 3। तो ऐसे ही ये तो एक सिंपल सा था। जब आपको बड़े नंबर्स पे करना होगा तो क्या होगा, जैसे कि आपको ऊपर दिया हुआ था ना कि 560 BCE गौतम बुद्धा का डेट ऑफ बर्थ, और आज तक में कितना साल हो गया, तो उसको हम कैसे करेंगे। आज क्या है, 2024, है कि नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। So practice a few examples with your classmates. So for example, to return to the question above, the Buddha, suppose we are now in the year 2024 CE common era, then the Buddha was born on 560। तो हम इसको क्या करेंगे, 560 + 2024, जो 560 और 2024 को प्लस कर देंगे, और उसके बाद -1 कर देंगे। -1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कोई 0 नहीं है, ईयर 0 नहीं है, तो इसको हमें -1 करना होता है, तो एग्जैक्ट ईयर को पाने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 2583। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 2583 ईयर्स अगो हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो।
सो देखो ऊपर का हमने जो टाइमलाइन देखा था तो आइस एज तक देखा था, है कि नहीं। तो तब क्या हुआ था 14,000 BCE तक का देखा था, उसके बाद उसका कंटिन्यूशन है ये, ठीक है। तो उसके बाद एंड ऑफ लास्ट आइस एज तो कब हुआ था 12,000 BCE में। उसके बाद फिर क्या हुआ फर्स्ट सेटलमेंट एंड बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि आइस जब मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तो ग्रासलैंड वगैरह ग्रो करने लग गए, तो क्या हुआ एग्रीकल्चर फ्लरिश करने लग गया। तो वो कब हुआ था 8,000 BCE बिफोर कॉमन एरा। फिर 6,000 BCE में क्या हुआ पोट्री टेक्नोलॉजी इन इंडियन सब कंटिनेंट, इन सब का इन्वेंशन हुआ। और उसके बाद फिर कब हुआ क्या हुआ 4,000 BCE में बिगिनिंग ऑफ कॉपर मेटलर्जी एज, ठीक है। और उसके बाद इसके बीच में 6,000 और 4,000 BCE के बीच में क्या हुआ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी इन मेसोपोटामिया, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सब वर्ल्ड का सबसे पहला सिटी है, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो फ्लरिश्ड हुआ, तब आया स्टार्ट हुआ। तो ये सब कब हुआ था 6,000 और 4,000 BCE के बीच में। और उसके बाद 2000 BCE में क्या हुआ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हुआ, तो इसके बारे में भी हम आपके बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, बर्थ ऑफ बुद्धा जो हमने पढ़ा था ना 560 BC के बारे में, तो यहाँ यहीं पे हुआ है, ठीक है। ये एरा जो है 560 BC। और इसके बाद क्या हुआ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जैसे ही गौतम बुद्धा का बर्थ है उसके आसपास फिर क्या हुआ अशोका रेंज, जो अशोका रूलर है उसका शासन वगैरह चला। तो उसके बाद क्या है अभी 2000 CE जो अभी हम है यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन पे हम हैं। तो ये कंटिन्यूशन आपका ऊपर वाले टाइमलाइन के बाद है, ठीक है। ऊपर वाले जो टाइमलाइन हमने देखा था ए टाइमलाइन सी जो हमने देख लिया, ठीक है। 4.3, 62 और 63 इज़ अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट। तो इवन इस देख के हमें ईजिली हमें पता लग गया ना कि चलो इस साल में ये हुआ था, इस साल में ये हुआ था, इस एरा में ये हुआ था, ये एरा में ये हुआ था। तो इट शोज अ सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स कवरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड। तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिला एक सीक्वेंस, एक इवेंट्स देखने को मिला कि चलो इस साल में ये हुआ था, इस एरा में ये हुआ था। इट रन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट, जब से ह्यूमैनिटी स्टार्ट हुआ है तब से वो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद आज तक चला जा रहा है, ठीक है। जो वो इवेंट है, जो टाइम लाइन है, सॉरी, with a few important landmarks. Note that the dotted portion marks a skipped period, otherwise this timeline would have been almost 3 meters long। जो हमने देखा था ना ऊपर मैंने आपको बताया भी था, जो गैप था वहाँ पे, वो गैप क्यों था क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मेंशन नहीं है। अगर सब कुछ हम मेंशन करने लग जाते तो क्या होता, ये यहाँ पे भी बोल रहे ये टाइमलाइन जो है ऑलमोस्ट 3 मीटर लॉन्ग हो जाता, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे और एक छोटा सा इन्होंने दिया हुआ है टाइमलाइन ताकि हमें अच्छे से देख ले, देखो पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं। गौतम बुद्धा का हमने देखा था 560 BC बिफोर कॉमन एरा, है कि नहीं। और ये जो है जीसस क्राइस्ट का बर्थ का टाइम 1 BC हम बोलते हैं इसको 1 BC। तो ये पास्ट हो गया, ये सारा पास्ट हो गया, ये सब कुछ पास्ट हो गया, ये भी सब कुछ पास्ट हो गया। और हम कहाँ पे अभी 2000 CE में, तो हमारे बाद जो भी होगा वो क्या है फ्यूचर होगा। तो यहाँ पे तो ये सारा ये छोटा सा इन्होंने टाइमलाइन दिया हुआ है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए। ए टाइमलाइन ऑल्सो हेल्प्स, टाइमलाइन के इंपॉर्टेंट क्या क्या ये बताने के लिए, ठीक है। सो टाइमलाइन के बाकी और इम्पोर्टेंट क्या है, ए टाइमलाइन ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर इन विच हिस्टोरिकल इवेंट टेक्स प्लेस। जैसे हमें यहाँ पे पता चला ना कि चलो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था, और गौतम बुद्धा के बाद में थोड़े से बाद में जीसस क्राइस्ट से पहले क्या हुआ था, फिर अशोका का हुआ था, है कि नहीं। तो हमें ऐसे इवेंट्स देख के हमें अच्छे से पता लग जाता है, टाइमलाइन देख के हमें इवेंट्स के बारे में अच्छे से पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल विद द इवन विदाउट लुकिंग एट डेट्स यू कैन नाउ सी दैट द बर्थ ऑफ बुद्धा ऑकर्स बिफोर द डेट ऑफ जीसस। सो हमें डेट देखे बिना बस टाइमलाइन को ही देख के यहाँ पे इस पिक्चर में हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पे तो गौतम बुद्धा का जो बर्थ है जीसस क्राइस्ट से पहले हुआ था। तो ये टाइमलाइन का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपके एक बॉक्स में एक और दिया हुआ है जिसमें हम सेंचुरीज़ और मिलेनियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका इसमें ये इसके बाद आपके टाइमलाइन का वो पोर्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। हम देख लेते हैं इसको भी। So I hope until now you have understood the concept of timeline, isn't it? Because timeline is very important for us to know the
events taking place, because by simply looking at the timeline, what we can predict, by looking at the image also, the timeline which has been given here, by looking at this timeline, what we can predict, okay, yes, the birth of Gautam Buddha takes place before the birth of Jesus Christ, isn't it? So this is the importance of timeline. So here we are going to see more about the timeline, about century and about millennium. So in a century it used to be 100 years, isn't it? So we are going to study about that now. Along with a year and a decade. So decade का मतलब क्या होता है? जो 10 साल है ना, a period of 10 years. So we often use other terms to understand longer duration of time. So two of these are quite commonly used when learning history. So when you are learning history, जब आप history के बारे में पढ़ोगे तो आपके ये जो terms हैं, decades है, century है, millenniums है, तो इसके बारे में आप सुनते रहोगे, तो इसको अच्छे से जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके आपको अगर समझ में नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको आप अच्छे से, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो सेंचुरी के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। देखिए, हम बोलते हैं ना क्रिकेट में भी, जैसे ओके विराट कोहली की इतनी सेंचुरी हो गई है, सचिन तेंदुलकर की इतनी सेंचुरी हो चुकी है, और अभी रिसेंटली हमने क्या न्यूज़ सुना था, विराट कोहली की सेंचुरीज़ जो है सचिन की सेंचुरीज़ से भी ज़्यादा हो गई है, और वो बहुत न्यूज़ में आया भी था और आपने सुना भी होगा, है कि नहीं। तो वैसे सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100, है ना। तो साल के हिसाब से क्या होगा? 100 ईयर्स, ठीक है। Century, it is an important period of 100 years. In history, specific centuries are counted every 100 years starting from the year 1 CE. तो 1 CE क्यों बोला? क्योंकि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 CE के बाद में जितने भी 100 ईयर्स आएंगे तो उसको हम क्या करेंगे? 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 3 सेंचुरी ऐसे करके काउंट करेंगे। तो हम अभी कौन से सेंचुरी में है? फॉर इंस्टेंस वी आर करंटली इन 21st सेंचुरी, हम 21st सेंचुरी में है, ठीक है, विच रन्स फ्रॉम 2001 टू 2100। तो हम 2001 से हमने कौन सी सेंचुरी मार्क कर ली है? 21st सेंचुरी। तो 2100 के बाद क्या होगा? जब जैसे कि अभी 2024 है, ऐसे ही 25 आएगा, 26 आएगा, ऐसे चलते चलते क्या होगा? लास्ट में 2100 आएगा, है कि नहीं। जैसे ये 01 में आएगा तो ये तब क्या होगा? फिर 2101 में क्या होगा? 22nd सेंचुरी होगा, है कि नहीं। तो ऐसे 22nd सेंचुरी, इस ईयर 22nd सेंचुरी होगा। तो ऐसे ही सेंचुरी, ठीक है, एवरी 100 years. The centuries BCE are calculated beginning from the year 1 BCE. तो BCE के सेंचुरीज भी कब से कैलकुलेट होते हैं? 1 BCE से कैलकुलेट होते हैं, और कीप गोइंग बैक इन टाइम, और बैकवर्ड वो चले जाते हैं, क्योंकि वो तो बैकवर्ड है, क्योंकि ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जाता है कि नहीं। और ये फिर यहाँ पे क्या होता है? फिर ये 1 2, ये बिफोर आफ्टर जीसस क्राइस्ट, फिर 1 2 3 4, और हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं? ये वाला फॉलो कर रहे हैं, है कि नहीं। आई होप आपको ये तो समझ आ ही गया होगा। टाइमलाइन के बारे में तो हमने अच्छे से देख भी लिया है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द 3rd सेंचुरी BCE वुड इंक्लूड द ईयर 300 BCE टू 201 BC। देखिए, जैसे बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है, जैसे कि 1 2 ऐसे करके जा रहा है ना, बैकवर्ड की तरफ जा रहा है। तो ये क्या होगा? जो बिफोर कॉमन एरा है, ये 300 BCE से लेकर 200 BCE का 3rd सेंचुरी होगा, ये 3rd सेंचुरी मार्क करेगा, ठीक है। ये बैकवर्ड जाता जा रहा है। नेक्स्ट है मिलेनियम। सो इट इज़ अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। सो मिलेनियम क्या है? 1000 ईयर्स, जो एक हज़ारों साल, ठीक है, 1000 साल, नॉट हज़ारों, सॉरी, 1000 साल। 1000 ईयर्स इक्वल्स टू 1 मिलियन, ओके, मिलेनियम। So in history, specific centuries are counted every 1000 years from the year 1 CE, ठीक है, 1 CE से, ये भी फिर कॉमन एरा से। फॉर इंस्टेंस वी आर करेंटली इन द 3rd मिलेनियम CE। तो हम कौन से मिलेनियम में हैं? अगर मिलेनियम के हिसाब से देखा जाए तो जैसे कि 2000 के मिलेनियम में है हम, है कि नहीं। तो हम क्या है? 21st सेंचुरी में है कि नहीं। तो 21st सेंचुरी में है, और अगर 1000 साल के हिसाब से हम देखें तो कौन से में है? 3rd में है। जैसे कि 1000 ईयर में 1 मिलेनियम, 2000 में 2 मिलेनियम, और अभी 21st में है, तो स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो 3000 की उस पर कगार में है, तो 3000 तो हज़ारों सालों बाद ही होगा। तो अभी तो हम बस 2024 में ही है। उसके बाद 2100 आएगा, फिर 2200 आएगा, 23 आएगा, ऐसे कर करके फिर 3000 आएगा। तो 3000 में हमने मार्क तो कर लिया, हम वहाँ पे खड़े तो हो गए हैं कि नहीं, कि 2024। तो इस तरीके से हम 3rd मिलेनियम में है, ठीक है, 3rd मिलेनियम CE।
As with centuries, millennium BCE are also calculated beginning from 1 BCE and go backward. तो जैसे ही centuries के हिसाब में हमने देखा था backward जाएगा BCE में, वैसे millenniums में backward calculate होता जाएगा. So the first millennium BCE would include the year 1 BCE to 1000 BCE. जो 1 BCE से लेके 1000 BCE तक है वो क्या include होगा, ये first millennium बिफोर कॉमन एरा इंक्लूड होगा. ठीक है. सो इन द टाइमलाइन गिवन ऑन पेज 62 एंड 63 कैन यू मार्क द बिगिनिंग ऑफ 8 मिलियनियम BCE. तो आप ये टाइमलाइन को देखना, आप मार्क करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि नहीं, जो टाइमलाइन है हमने बहुत अच्छे से कर लिया है. तो आप मार्क करना कि 8 मिलियनियम BCE कौन से इवेंट को टच कर रहा है. ठीक है. तो एक और चीज़ यहाँ पे मिलेनियम के प्लूरल फॉर्म के बारे में दिया है. तो इन इंग्लिश द प्लूरल ऑफ मिलेनियम इज़ मिलेनियम्स, एस भी हो सकता है और मिलेनिया भी हो सकता है. ठीक है. बोथ आर करेक्ट. तो हम एक और देख लेते हैं यहाँ पे, एक और चीज़ एक्सप्लोर. Create a timeline stretching from 1900 CE to current year and place the date of birth of your grandparents, parents, siblings and yourself, and also mark the years that the 20th century CE begins with and ends with. तो ये और एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है अपने पेरेंट्स को पूछ के. ठीक है. पेरेंट्स को पूछ के अपने ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग सबको 3 जनरेशन को स्ट्रेच में, तीन जनरेशन, देखो एक जनरेशन, 2 जनरेशन और 3 जनरेशन, सिबलिंग्स और आपका एक जनरेशन हो गया ना. तो 3 जनरेशन का आपको एक टाइमलाइन बनाना है. कहाँ से स्टार्ट करना है? 1900 CE, क्योंकि आपके ग्रैंड पेरेंट्स तो इसी बीच में जन्म हुआ, उनका जन्म हुआ है कि नहीं. तो आप ये टाइमलाइन बना के आप ये एक्टिविटी कीजिएगा. ठीक है. तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं. अच्छा, हिंदू कैलेंडर के बारे में जो मैंने आपको बताया था ना पहले, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. Do you know how calendars have been traditionally made in India? Many Indian calendars rely on position of the sun and the moon to define the months of the year. तो ये क्या होता है, पोजीशन जो है हमारे सन और मून के पोजीशन को डिफाइन करके अच्छे से देख के हिंदू कैलेंडर बनता है. इसको हम क्या बोलते हैं? पंचांग. is a book of tables which list the days of each month along with related astronomical data. For instance, it precisely predicts events like solar and lunar eclipse, times for sunrise and sunset. Panchang, still widely used in India, often also give weather prediction for the year, dates and timing of festivals and more. तो इस कैलेंडर के हिसाब से हमें बहुत कुछ पता लगता है, जैसे कि लोनर एक्लिप्स के बारे में पता लग जाता है, सोलर एक्लिप्स, पहले ही सब कुछ लिखा होता है इसमें कि कब क्या होगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये मून और सन के अलाइनमेंट को देख के ये कैलेंडर बनाया हुआ है, और इसी अलाइनमेंट को देखते हुए ये सारा तिथि वगैरह भी क्रिएट किया हुआ है. सारे फेस्टिवल कौन से तिथि में आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हम इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो नहीं कर सकते हैं फेस्टिवल के हिसाब से, क्योंकि हमें ये हिंदू कैलेंडर, ट्रेडिशनल कैलेंडर देखना ही पड़ता है अगर आप हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो तो ये उस कैलेंडर के बारे में है. ठीक है. पंचांग. तो ये आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी हिंदू कैलेंडर के बारे में. तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 1 है, ये कंप्लीट होता है, जो कि टाइमलाइन के बारे में. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्रीज. तो नेक्स्ट क्लास में हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्रीज को देखेंगे. ठीक है. तो आई होप आपको समझ आया, और ऐसा कुछ टॉपिक है, ऐसा कुछ कोई है जो आज क्लास में अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स. ओके. एंड बिफोर यू गो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई channel. Okay. Also like this video as well as share this video with as many as possible. Also share with your friends. Okay. And comment down in the comment section if you have any doubts, and I have given you some homeworks also. If possible, do them and comment also. Okay. Comment also, and thank you for watching my video. See you again in the next class of this with this chapter part 2.